नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है आपकी हिंदी चल रही थी, उसके अंतर्गत मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 आपको समझा दिया है। अब हम चैप्टर 3 को हमने स्टार्ट करा था, जिसके अंतर्गत वीडियो 1, वीडियो 2 आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको शब्द को उसके अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिए थे। जैसा कि हमने आपको अर्थ के आधार पर बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। इसमें एक सार्थक है, एक निरर्थक है। उसके बाद आपके जो सार्थक को भी हमने 4 भागों में डिवाइड करा है, वो भी मैंने आपको बताया था सार्थक को। एक आपके एकार्थी होते हैं, अनेकार्थी होते हैं, विपरीतार्थक होते हैं और आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। और निरर्थक शब्द को भी मैंने बताया था, आपका निरर्थक शब्द क्या होता है, ये भी मैंने आपको समझाया है। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जैसा कि हमने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। और 5 प्रकार में मैंने आपको बताया, पहला तत्सम है, तद्भव है, देशी है, विदेशी है। उसके बाद आपके संकर शब्द होते हैं। तो ये 5 प्रकार के शब्द होते हैं, ये भी मैंने आपको सब समझाए थे, डिटेल में आपको बताया था। तो आज हम अपना चालू करेंगे नंबर ग, और इसमें देखेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है ना। तो इस टॉपिक को हम आज डील करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। रचना के आधार पर जितने भी आपके भेद हैं, यानी जो टाइप्स हैं, वो हम आपको आज डील करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना, और बहुत अच्छी तरीके से सरल भाषा में मैं यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, हिंदी जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, मोस्टली आपका जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से फंसेगा, मोस्टली क्वेश्चंस फंसेगा, क्योंकि बेसिक से ज़्यादा पूछा जाता है। और बेसिक अगर हमारा मजबूत है तो हम बड़ी से बड़ी चीज़ को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जब बेसिक ही मजबूत नहीं है तो हम कभी भी बड़ी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। उसमें हमें हमेशा दिक्कत होगी, बड़ी चीज़ को हम अगर उसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसमें करने में हमें बहुत दिक्कत का महसूस होती है। तो आज हम रचना के आधार पर देखेंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आप किसी का भी दे रहे हो, उसमें अगर हिंदी आ रही है तो आपको यहाँ से बहुत मदद मिलने वाली है। आप अच्छे से मेरी वीडियो सभी देख लीजिए, आपको हमने बहुत अच्छी तरीके से इस बुक के अंतर्गत आपको समझाया हुआ है। जैसा कि आपको पता है, ये क्लास 5th की बुक है। इसके बाद में 6th की, 7th की, 8th की, ये सभी बुकों को मैं कराऊंगा। और अगर आप ये सब बुक्स कर लेते हैं तो आप अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से आपकी हिंदी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, और आज हम देखते हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो ग नंबर में हम जाएंगे, तो ये मैंने आपको इससे पहले बता दिए हैं। इसके बाद देखिए ग नंबर, यानी व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद। अब इसके आधार पर हम देखेंगे शब्द को हमने कितने भागों में बांटा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में ऐसे ही पूछ लेगा कि व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्द को कितने प्रकार से बांटा गया है, या शब्द के कितने भेद होते हैं। तो केवल ऐसे ही पूछ लेगा। तो उसमें देखो, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, इस तरीके से 3 टाइप से बांटा गया है, ऐसे ही पूछ लेगा। अर्थ के आधार पर पूछ लेगा, तो अर्थ के आधार पर मैंने बताया आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके अर्थ के आधार पर आपके 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक होता है, निरर्थक होता है, 1 और 2 प्रकार के होते हैं। इसी की प्रकार से आप देखेंगे तो हमने बताया कि आपको दूसरे में जब हमने बताया कि जो आपके उत्पत्ति होती है उसके आधार पर कितने होते हैं, वो हमने 5 प्रकार के बताए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस टाइप पर कितने प्रकार के होते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो यहाँ पर चलिए हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को, और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, व्युत्पत्ति से तात्पर्य है, व्युत्पत्ति से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ निकलता है इसका। तो बनावट या तथा रचना, किसी चीज़ को बनाना, ढंग, बनाने का ढंग, और उससे उसकी रचना करना, यही है व्युत्पत्ति। ठीक है ना, यही व्युत्पत्ति है, इसका यही मीन निकलता है। इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को 3 उपभेदों में बांटा गया है। तो व्युत्पत्ति रचना के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा हुआ है। इस तरीके से आप डायग्राम भी बना सकते हैं, यहाँ व्युत्पत्ति लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद इस तरीके डायग्राम बना सकते हैं, उसमें पहला लिख लीजिए रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप डायग्राम से, एक स्ट्रक्चरल मेथड से भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो आपका होता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये होते हैं। तो अब चलिए हम चलते हैं, रूढ़ शब्द के बारे में जानते हैं, यानी रूटीन वर्ड्स क्या होते हैं। वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से न बने और तथा जो किसी
विशेष अथवा निश्चित अर्थ में के लिए प्रसिद्ध हों। किसी के सहायता से ये नहीं बने होते हैं और ये किसी विशेष अर्थ में यूज करे जाते हैं, वो शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन्हें मूल शब्द कहना अधिक उचित होगा। यानी यानी जो धातु होती है, जैसे धातु बनती है, धातु में जब मान लीजिए कोई चीज़ को हम लगाते हैं तो वो क्रिया बन जाती है। इसी तरीके से ये मूल होते हैं। यानी ये इससे छोटा अब तुमको मतलब शब्द नहीं मिल सकता, आपको इससे छोटा नहीं मिल सकता, क्योंकि ये मूल रूप में अपने होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब समझिए यहाँ पे अगले शब्द यहाँ से देखिए, ऐसे शब्दों के खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर हम इनका विभाजन कर देंगे, इन्हें खंड कर देंगे, इनको हम डिवाइड कर देंगे, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे नल है, नल एक शब्द है और ये कैसा शब्द है, ये आपका रूढ़ शब्द है। अगर इसमें हमने न और ल को अलग कर दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ये वर्ड हो जाएंगे और जब तक हम इन्हें नहीं मिलाएंगे तब तक इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं वो मूल रूप होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इससे छोटा अब कोई शब्द नहीं होगा, यही मूल शब्द है। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसमें समझ सकते हो। ऐसे ही आपको देखिए, गधा को हमने इसमें तोड़ के दिखाया गया है, ग और प्लस धा, तो ये तो वर्ड हो गए, वर्ड के बाद अब तो इसका कोई वो निकलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप अर्थ नहीं रहता है अगर हम इन्हें अलग कर देते हैं। जैसे जूता में जू अलग कर दिया, ता अलग कर दिया, इस तरीके से घोड़ा में ये अलग कर दिए दोनों शब्द, इसके शेर में इन्हें अलग कर दिया, तो इनका कोई अर्थ नहीं रहता है, फिर ये बिना अर्थ के हो जाते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए ये होते हैं रूढ़, यानी ये मूल रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए यौगिक, यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो यौगिक शब्द में कंबाइंड वर्ड्स, कंबाइंड का मतलब है जुड़ के, ठीक है ना, कंबाइंड का मतलब है जुड़ के, ऐसे शब्द जो एक से अधिक सार्थक, सार्थक का आपको बता ही दिया मैंने, जिसका कोई अर्थ निकले वो सार्थक होता है, सार्थक खंडों से मिलकर बने होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। सार्थक खंडों से मिलकर कहने का मतलब है दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए, उससे मिलकर ये बने होते हैं। जैसे राजकुमार है, यहाँ देखिए राजकुमार, राजकुमार राज और कुमार से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ, राज और कुमार से। देखो राज का भी अर्थ निकलता है और कुमार का भी अर्थ निकलता है, तो इन दोनों का अर्थ निकलता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, इसे दोनों को मिलाकर हमने राजकुमार शब्द बना दिया है। तो अगर इनका हम राज की बात करेंगे, कुमार की बात करेंगे, तो ये रूढ़ शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रूढ़ शब्द हो जाएंगे, क्योंकि ये मूल रूप में अपने हैं और इनको दोनों को मिलाकर क्या कर देंगे हम, राजकुमार। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनका और कॉम्बिनेशन। इसके बाद पुस्तकालय में देखिए, पुस्तक, पुस्तक हमने अलग कर दिया, पुस्तक हमने क्या करा, अलग करा, पुस्तक और प्लस आलय, आलय मतलब होता है घर। तो जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं वहाँ उस उनका घर, जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं उस घर को क्या कहते हैं, हम पुस्तकालय कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं। तो वही क्या होता है, पुस्तकालय होता है। तो इस तरीके से दोनों का अर्थ निकलता है। ऐसे ही वनराज है, वन मतलब जंगल और राज मतलब राज, और राज का मतलब क्या हो गया, यानी जो उसका जो मालिक है, वनराज। तो इस तरीके से आप देखें सबका अर्थ निकलता है। दोनों शब्दों को जब हम रूढ़ शब्द में कन्वर्ट कर देते हैं और दो रूढ़ शब्द मिलकर एक हमें यौगिक शब्द को देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद अब लास्ट पॉइंट देखिए इसका, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ कंबाइंड रूटीन वर्ड्स। अब देखिए इसमें क्या है, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों किंतु जिनमें सामान्य अर्थ का बोध न होकर एक विशेष अर्थ का बोध होता है। देखो ये बने होते हैं सामान्य शब्दों से, बट इसमें सामान्य शब्द का अर्थ का बोध नहीं होता, किसी विशेष शब्द का बोध होता है, वो यौगिक योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज है, पंकज है, ठीक है, तो पंकज किसका पर्यायवाची है, ठीक है ना। पंकज किसका पर्यायवाची है, किसी तीसरे की तरफ ये आपका कर रहा होगा इशारा, तो पंकज कमल का पर्यायवाची है। जैसे चारपाई, चारपाई को हम खाट बोलते हैं। और निशाचर मतलब राक्षस, ठीक है ना, निशाचर मतलब राक्षस। ऐसे ही और आ जाए वर्ड्स, जैसे लंबोदर, गजोदर, ये सभी जितने भी वर्ड होंगे, जैसे आप ये भी इन्हें कह सकते हो, जो बहुब्रीहि समास के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सभी योग रूढ़ में चले जाएंगे। जैसे लंबोदर, गजोदर, इस तरीके से और भी, जैसे मान लीजिए और जो होते हैं वर्ड्स जो किसी तीसरे का बोध कराते हैं। जैसे दशानन, दशानन मतलब 10 सिरों वाला जो रावण था। तो इस तरीके से ये जो आपके बहुब्रीहि समास के होते हैं वो भी एग्जाम्पल्स इसी के अंतर्गत
आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो। इनके बारे में और थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, देखिए। सामान्य अर्थ का बोध न होकर हाँ विशेष शब्द का ये बोध कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है घनम्बर प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, ये मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा है ये तीनों आपके रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं? कहीं दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।